परंतु इतना तो तय है, आने वाले समय में यदि करतार बढ़ाना अपने 17 सूत्रीय कार्यक्रम को जनमानस तक पहुंचाने में और उनको समझाने में कामयाब अगर होते हैं तो ये बात तय है कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी हलचल होनी तय है। क्योंकि आप यदि आज, जैसे मैंने एक दिमाग में मेरे विचार ये आया था कि आज लगभग 100 से अधिक पत्रकार यहाँ एक ही कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और ये सब पर ये चलने वाली है, तो आप सब सारी चीज़ें छोड़कर केवल एक ही कार्यक्रम को तो शायद देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें जो कुछ खास बातें हैं, खास बिंदु हैं, उन पर अगर हम विचार विमर्श करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने सारे पत्रकारों ने आखिर क्यों कवर की, क्या कारण रहा। कारण यही था कि करतार भड़ाना जी ने जो आज कार्यक्रम किया वो किसी एक क्षेत्र के ऊपर नहीं किया, किसी एक विधानसभा के ऊपर नहीं किया, पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के ऊपर किया। मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस बात पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो जुड़ी है आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो आज दिनांक 7 नवंबर 2022 को करतार सिंह भड़ाना, पूर्व मंत्री जो रहे हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने अपने फार्म हाउस पर की, जहां पर उन्होंने सभी छोटे बड़े पत्रकारों को बुलाया। लगभग सभी पहुंचे, 100 से अधिक पत्रकार वहां मौके पर मौजूद थे, जिसमें प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया लगभग सारी थी फरीदाबाद की, वहां मौके पर मौजूद थी। इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया, सभी पत्रकार बंधुओं को उन्होंने बुलाया, तो खास प्रयोजन तो होना ही था, और प्रयोजन था एक 17 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा। उस 17 सूत्रीय कार्यक्रम का जो आधार है वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम का आधार उनके दिमाग में पहले भी था। सन 94 में उन्होंने इसको 7 सूत्रीय कार्यक्रम के तौर पर लागू करवाने की कोशिश करने के लिए संघर्ष किया था। उस समय भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था सन 94 में, और उन्होंने एक बहुत काफ़ी काम किया था उस समय, और उस समय उनको काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला था जनता का। लेकिन क्या कारण हुआ, क्यों उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया, उसका भी कारण उन्होंने खुद बताया है, जिसको आप देखा है ना देखा। एक संघर्ष समिति 17 सूत्रीय संघर्ष समिति मैंने बनाई थी 94 में, और मैं हरियाणा में गया था, गांव-गांव गया था और न्योता दे के आया था। उनको सूरजगढ़ में मैंने बुलाया था। उसमें यही थी कि जो ये 7 सूत्रीय कार्यक्रम करेगा उसको हम समर्थन करेंगे, वो मुख्यमंत्री बने। उसकी रैली हुई सूरजगढ़ में। इसमें कई बार मेरी आंख भी भर जाती है, ये ना सोचे कि पता नहीं क्यों रो लिया। तो 7 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो सूरजगढ़ में उसकी रैली हुई। जो भाई उस टाइम मौजूद थे उन्हें पता होगी, 9000 टैंकर हरियाणा के 5 सरपंचों के आए थे। और आज तो फिर भी ये थोड़ी सी सफेद है, बिल्कुल चेक की परसेंट में एक पोस्टर मैंने हरियाणा में भेज दिया था, और उसी के नाते पे ना 5 लाख लोग आए थे। और जितने भी मुख्यमंत्री बनने वाले थे या जो बने हुए थे, सबके फोन आ रहे थे, भाई ये स्टेज में जो संघर्ष समिति के हमें बुला लो। वो कह रहा था हमें बुला लो, तीसरा कह रहा था हमें बुला लो। सबके फोन मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मेरा छोटा भाई उस टाइम कांग्रेस में, और वो छोटा भाई आके एमपी होता था फरीदाबाद का। उसने आके मुझे कहा, भाई अगर मुझे अभी मिनिस्ट्री मिलने वाली है, हरियाणा का कुछ काम कर दूंगा, अगर कुछ मंत्री बन जाऊंगा, तो तू जो है ना
किसी और नेता को मत बुला, कांग्रेस के नेता को ही बुला ले। मैंने बहुत देर तक सोचा, परमात्मा के सामने खड़ा होकर सोचा और ये सोचा कि ये रैली, ये सीपीपी तो फिर भी कभी बन जाएगी। अगर आज मैंने अवतार सिंह का कहना नहीं माना तो जीवन में मेरे पे कलंक लग जाएगा। एक भाई ने एक भाई को मुख्यमंत्री बनने से रोक, मतलब सेंटर का मंत्री बनने से रोक दिया। तो मैंने वो स्थिति में लिख दिया है कि मेरे संस्कारों का कर्ज सामने आ गया था, या ये समझो कि वो वक्त नहीं था और वो वक्त अब आ गया। खैर, ये तो रही संस्कारों की बात, लेकिन अब इतनी लंबी पारी राजनीति में खेलने के बाद, कई जगह से चुनाव लड़ने के बाद और 2 बार विधायक रहने के बाद, आज फिर उन्होंने अपने एजेंडा को धरातल पर लाने की कोशिश की, जिसमें अब 7 सूत्रीय कार्यक्रम से हो गए हैं 17 सूत्रीय कार्यक्रम। और उन 17 सूत्रीय कार्यक्रमों को अगर आप समझें तो वो उनका कहना है कि मोदी जी ने राम मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन राम राज्य अभी आना बाकी है, और उस राम राज्य को लाया जा सकता है इन 17 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से। 17 सूत्रीय कार्यक्रम, सारा ये 17 के 17 मैंने आपको, जो भी पार्टी इस संघर्ष समिति की कोई पार्टी नहीं है, ये एक समूह है, एक हरियाणा की जनता की आवाज है। हरियाणा को, जनता को क्या चाहिए वो ये, क्योंकि रामराज अगर कहीं से लाया जा सकता है तो वो हरियाणा है, हरि की भूमि, जहां से रामराज की स्थापना की जा सकती। और क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर का जो वादा था देश के सामने, वो पूरा हुआ है। परमात्मा, क्योंकि भगवान राम जब तक बनाना नहीं चाहते तो वो नहीं बनता, लेकिन वो बनाना चाहते तभी तो राम मंदिर तो बन गए। लेकिन मंदिर में राम तभी आएंगे जब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, तभी राम आएंगे। लेकिन अगर स्थापना, राम राज की स्थापना इस काम से होगी जब राम की तरह, राम राज की तरह हमारे मन हो क्या है, मैं इनको अगर आपको बताऊंगा तो समय काफ़ी लगेगा। आज का जो मैं आगे आपको एक एक कार्यक्रम बताऊंगा, इनका क्या कार्यक्रम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो कार्यक्रम आपको बताऊं, 17 सूत्रीय कार्यक्रम कौन कौन से हैं इनके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो 17 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने हमें आज एक बुकलेट दी, उसके माध्यम से मैं आपको अपलोड भी कर दूँगा। और मुख्य बातें यही हैं कि हर घर को कम से कम 1 लाख रुपए की आय का साधन, 6 साल से कम का यदि प्रैक्टिस करते हैं वकील तो उनको 25,000 रुपये महीना। किसानों के लिए बहुत सारी छूट, जो इस समय अधिकतम सीमा तय करी है उनको फसल की, उसमें 50 रुपये बढ़ा कर देना, फसल बीज खाद के पैसे और बिजली का कनेक्शन, मोटर का कनेक्शन, बहुत सारी बातें। और साथ ही साथ 300 यूनिट तक बिजली फ्री करना। पत्रकार बंधुओं के लिए भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। तो हर वर्ग को उन्होंने इसमें शामिल किया है ताकि पूरे समाज में कोई व्यक्ति आखिरी कोने तक का बचा ना रहे, ये उनकी सोच है। अब ये सोच धरातल पर कितनी उतरेगी, कितनी नहीं उतरेगी, कौन सरकार इनको सहयोग करेगी या ये खुद इसका संघर्ष करेंगे, इसके बारे में हम आगे से आप सब बताते हैं। फिलहाल उन्होंने क्या कहा है, जनमानस के हक की लड़ाई, 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा, जिसका एजेंडा ये रहा कि मैंने आपको बता ही दिया। इसमें बहुत सारा हर वर्ग को, यानी इन्होंने हर वर्ग को शामिल किया है इसमें। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि फ़िलहाल वो बसपा में शामिल हैं और बसपा के जो है हरियाणा के प्रभारी हैं। जब उनसे पूछा गया कि बसपा से जो है आप
क्या उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बसपा में अवश्य हूँ, लेकिन मेरे ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम उससे अलग है। इसका मतलब ये है कि ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम करतार सिंह भड़ाना की महत्वाकांक्षा है अपनी उनकी, और उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है। फिर जब बात आगे बढ़ी, उन्होंने इसके बारे में बताया। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि करतार सिंह भड़ाना कुल मिलाकर फरीदाबाद के दिग्गज राजनेताओं में शामिल हैं और हरियाणा में भी अपनी राजनीतिक पहचान कायम की है। उन्होंने अपने आप को एक पहचान दिलवाई है। हरियाणा में भी उनकी एक पहचान है, क्योंकि जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने आपको बताया पहले उन्होंने चलाया था, उसके बाद वो प्रदेश में मंत्री बने बंसीलाल सरकार में, और काफ़ी उन्होंने नाम कमाया राजनीति में। उसके बाद प्रदेश राजनीति में भी पूर्ण रूप से सक्रिय मौजूद हैं। बीजेपी में इस समय हैं, शामिल हैं, और क्षमा कीजिएगा, बीएसपी में शामिल हैं, और बीएसपी में शामिल होने के बाद अब उनकी अपनी महत्वाकांक्षी योजना है ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम की, जो कि हरियाणा प्रदेश को लेकर के उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र है। जी हाँ, अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें तो हरियाणा की राजनीति में अपनी जो है एक अलग पहचान बनाने की ये कवायद है। और इसके अलावा मुख्य बात ध्यान देने योग्य है कि बीजेपी और बीजेपी में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिस तरह आज उन्होंने कंठमुक्त तारीफ की, और उन्हें केवल देश का ही नहीं बल्कि विश्व का नेता बताने की जो आज उन्होंने उपाधि दी, ये एक बहुत ही अलग इशारा करती है कि कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से जो है काफ़ी लगाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था। बीजेपी या बीजेपी कुछ ना कहते हुए भी राजनीति भी और ज्यादा मेरे भी कुछ आता भी नहीं है। मेरे तो वही है, सीधी सीधी बात है, आत्मा तो परमात्मा, भाई भले के लिए काम करने जा रहा हूँ, अगर उसकी मर्जी होगी तो करवा देगा, नहीं तो कोई ऐसा तो है नहीं। इतना तो मुझे भी चाहिए कि कुछ चाहिए ना चाहिए, इतना मुझे भी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो मर के भी जिंदा रह जाऊं। ये तो मेरी इच्छा है। और मैं ये कई बार जो सोचता हूं, मैं अभी इसको सुन रहा था, भाई कह रहे थे कि मोदी जी 25 लाख का, हालांकि मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं अगर टीवी देखता हूं तो उसको जरूर देखता हूं अगर टीवी देखने का टाइम मिलता है, लेकिन जो बात उनकी भी मुझे खटकी तो वो मैं आपके सामने खोल देना चाहता हूं। वो कहने लगे कि मोदी जी तो 25 लाख का सूट पहन के जाते हैं और कभी हंसते नहीं। तो मैं अगर वहां पे होता तो भाई को कहता कि रवीश जी, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री, इस देश का जो गार्जियन है, जो बाप है, अगर वो किसी प्रदेश या किसी देश कैलेंडर हो, हो, कोई भी हो, पर मेरे प्रधानमंत्री से ज्यादा किसी तरह की भी सुविधा मेरे प्रधानमंत्री में उनसे कम रहा। जब तक मेरी मिलिट्री मजबूत नहीं होगी, जब तक मेरे प्रधानमंत्री का दूसरी कंट्रियों में सम्मान नहीं होगा, जब तक ये देश सोने की चिड़िया था वो नहीं कहलाएगा। दूसरा एक बात उन्होंने कि वो हंसते ही नहीं है, मोदी जी हंसते नहीं है। अरे जिस देश का इतना बुरा हाल हो, रोटी खाने को ना हो, दुनिया भर की पार्टीबाजी हो, दुनिया भर की समस्याएं हो, एक घर में मेरे में अगर कोई कलेश है और मैं अपने बच्चों को सही से कपड़े रोटी मकान नहीं दे सकता, तो क्या मुझे घर में हंसी आएगी? तो मैं तो ये कहूंगा, शायद वो इसलिए नहीं हंसते हैं कि वो कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन उनको करने नहीं देती है। क्योंकि कुछ लोग, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं,
कुछ लोग तो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग उनमें से राम राज का मतलब है अगर हिंदुस्तान बनेगा तो 100 करोड़ का बनेगा, और राम राज आएगा तो 800 करोड़ का बनेगा। तो हो सकता है कि मोदी जी 800 करोड़ का राम राज बनाना चाहते हो। ये आर्यन की धरती है, सबसे पहले दुनिया हिंदुस्तान में आई और यहीं से फिर आगे बढ़ गई। हो सकता है जब राम राज था या कृष्ण राज था या पांडव राज था, ये सारी धरती के राजा वो होते थे। तो मैं तो सोचता हूँ कि वो दिन का बाद। लेकिन क्योंकि बीजेपी भी सरकार में है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो बीजेपी इनके 17 सूत्रीय कार्यक्रम को कितना गहराई से लेती है, ये भी सोचने वाली बात है। परंतु जब उनसे इसी बारे में सवाल किया गया तो ये सवाल मैंने ही उनसे किया था कि यदि आपको बीजेपी से सहायता नहीं मिलती है या इस 17 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की आपको वहाँ से कोई सहायता नहीं दिखती है या नहीं लगता है कि उनका कोई इसमें किसी प्रकार की रुचि है, तो आपका कदम क्या होगा? तो सुनिए उनका जवाब। सरदार जी, आप इतने समय से राजनीति में हैं और ये आज जो आपने 17 सूत्रीय कार्यक्रम के लागू करने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार इसमें आपका साथ दे पाएगी? देखो, मुझे इसलिए लगता है कि जब ऊपर वाला किसी काम को कराना चाहता है तो मन में सरकार के भी जाता है, और अगर इन सरकारों को लंबा चलना होगा तो ले आएगी, और अगर नहीं लाएगी तब? नहीं लाएगी तो हम संघर्ष करेंगे। जो पार्टी, क्योंकि मैं अभी वैसे आपसे तो कुछ चोरी नहीं है, आपको पता ही है, वैसे मैं बसपा में हूँ, लेकिन ये संघर्ष समिति से बसपा का अभी कोई लेना देना नहीं है पार्टी का। क्योंकि मेरी पार्टी अगर ये कहेगी कि हम तैयार हैं तो हम उसके साथ भी जाएंगे। अगर वो ये कहेंगे भाई अगर कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले तो हमें तो ये जितनी जल्दी मिले उतना है, क्योंकि और पार्टी को लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी जब उनको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जो पार्टी आज सत्ता में है वो तो अभी कर सकती है, 1 साल के अंदर तो कर सकती है। तो आप कितनी देर इंतजार करेंगे साथ पाने का? बस 2-3 महीना तो मैं देखूंगा ही कि भी अगर वो करना चाहते हैं तो। बाकी मैं अपने कार्य में कोई कमी नहीं करूंगा। मेरा प्रचार, मेरे लोगों तक पहुंचना, उनके मत जानना, उनकी बात को सुनना, मैं कार्य। आपने उनका जवाब सुना। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार ने साथ नहीं दिया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी विकल्प खुला छोड़ा है। यदि उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर यदि कांग्रेस उनका साथ देगी तो वो उस पर भी जो है विचार कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक पत्रकार बंधु ने हमारे पूछा कि यदि आम आदमी पार्टी आपके विचारों से सहमत होती है और वो आपको इसमें जो है सहयोग करती है, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। और फिर बाद में दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे उनकी जो राय होगी उनसे सलाह करके मैं इस पर निर्णय लूँगा। लेकिन फ़िलहाल उनकी बातों से स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, खासकर अरविंद केजरीवाल से। जी हाँ, क्षमा कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल से। सुनिए आप। भड़ाना साहब, अभी आपने 17 सूत्रीय संघर्ष समिति बनाई है, बसपा में है, जैसा कि आपने कहा, अगर आम आदमी पार्टी आपको इन मांगों को अगली सरकार बनने पर मानने के लिए मंजूर कर दिए तब क्या करेंगे? मैं जो सरकार मना करती है, भरोसा नहीं करता। चलो पहले सुनिए। हाँ जी, मैं उस सरकार से बात कर रहा हूँ जो पावर में है, जो इसको लग सकती है। उसके बाद देखना पड़ेगा, मेरा समाज ये तय करेगा कि जो बोल रहा है ये कर भी सकता है कि नहीं, उसके साथ जाएगा जो कर सकता हूँ। चलो आपकी पुरानी पार्टी इनेलो है, अगर वो कहते हैं तो उनकी बातों मैं ये कहता हूँ, कोई पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि कांग्रेस कहे, बीजेपी कहे, जो जल्दी हो सकता है। मेरा काम तो काम कराने का, मेरा मतलब
कोई समस्या खड़ा करने का नहीं है, या कोई राजनीति करने का नहीं है कि मैं कहीं कोई बन जाऊं। मैं बन रही हरियाणा में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा कभी। कितना बड़ा शहर? और इसके बाद वहीं पर केजरीवाल को उन्होंने झूठा भी कहा। और इसके अलावा जब पूछा गया पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे लागू होगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने अपना विचार रखे, अपने अंदाज में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। आप भी सुनिए। मैं आपको विश्वास में दे रहा हूं कि मैं कोई ऐसा काम इसमें नहीं लिखा है जो हो नहीं सकता। डीजल की बात है, मुझे पता है डीजल 5 रुपए कम भी दूंगा मैं हरियाणा में, सरकार से 5 रुपए कम भी दिलवाऊंगा और घाटा भी 1 पैसे का नहीं खाऊंगा हरियाणा वासियों के लिए। क्योंकि जो डीजल 5 रुपए कम मेरे स्टेट में मिलेगा, महाराष्ट्र भी खरीदेगा, एमपी भी खरीदेगा, यूपी भी खरीदेगा, सारा प्रदेश से यहाँ से तेल लेके जाएंगे। अगर मेरा 20 करोड़ बिकता है तो फिर वो 80 करोड़ बिकेगा, तो 4 रुपए का प्रॉफिट वही आ गया कि नहीं आ गया। 5 रुपए अगर कम ले ले, वो हमारा कमीशन कम होगा, लेकिन जो 20 करोड़ की जगह 80 करोड़ बिकेगा उसका प्रॉफिट तो होगा। तो देने में क्या दिक्कत होगी? सोच की बात। नुकसान भी तो नहीं होगा, मेरे हरियाणा को फायदा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? कुल मिलाकर आज का जो ये कार्यक्रम रहा, 17 सूत्रीय कार्यक्रम, और मेरा आपसे इसको विश्लेषण विवेचना करने के 2 मुख्य कारण थे। पहली बात तो मेरी नज़र में ये एक जो बाकी हम अभी तक देखते आए हैं नेताओं के द्वारा की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके अपनी निजी दल या निजी सोच तक ही उनकी बात सीमित रहती है और अपने मुख्य एजेंडा उनका अपनी विधानसभा या अपना जो है वार्ड या अपने क्षेत्र के बारे में होती। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ये प्रदेश राजनीति को लेकर के की गई थी। और मैं इसलिए भी इस पर आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि करतार सिंह भड़ाना व्यापारिक घराने से एक धनाढ्य व्यक्ति हैं और जो राजनीति में काफ़ी असर भी रखते हैं और उन्हें राजनीतिक पैतरे भी आते हैं। इसीलिए आज मैंने आपसे चर्चा की इस बारे में। और दूसरा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, उनकी कोशिश राजनीति में एक और महागठबंधन का घटक तैयार करने की है। क्योंकि बीजेपी की नीतियों में उन्होंने विश्वास दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास दिखाया, साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं अपने दल का जो है अपने कार्यक्रम को मैं रोकूंगा नहीं, मैं इसको चलाता रहूँगा। यदि आज बीजेपी साथ नहीं देती, और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के साथ भी विकल्प खोल के रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपने इस 17 सूत्रीय कार्यक्रम को वो जनता तक पहुंचाने में सफल होते हैं और लोगों का विश्वास जीतने में सफल होते हैं, तो एक घटक दल और तैयार होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति में, जो आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति को काफ़ी असर उस पर करने वाला है। ये कितना कामयाब होगा, कहाँ तक सफल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो फ़िलहाल है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा कहने का कारण सिर्फ यही नहीं है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि 17 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने लागू कर दिया और वो व्यापारी वर्ग से हैं या बड़े धनाढ्य हैं तो उसकी वजह से जो है, और या पहले मंत्री रह चुके हैं तो वो ऐसे ही कर देंगे। लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है। जो लोग करतार सिंह भड़ाना, अवतार सिंह भड़ाना को पहले से जानते हैं, इनके परिवार की राजनीति को जानते हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इनका असर जो है मेवात, होडल, नूह, पलवल और पानीपत में अच्छा खासा है, खासकर करतार सिंह भड़ाना का। तो राजनीति के पुराने धुरंधर भी हैं, साथ ही साथ गुर्जर समाज में भी इनकी अच्छी पकड़ है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आने वाला समय राजनीतिक प्रक्षेप में
नगर निगम में भले ही इसका कोई असर ना दिखे, क्योंकि शायद नगर निगम स्तर की राजनीति में हस्तक्षेप इनका इतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और करनी ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह जो इनके पुत्र हैं, वो उन्होंने पहले ही पैराडाइज के नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है और मेयर का चुनाव लड़ने की भी वो तैयारी में है। अब पिता और पुत्र की राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी या क्षमा कीजिएगा, या दोनों ने अपने अलग अलग क्षेत्र बांट लिए हैं, ये आने वाला समय बताएगा। परंतु फिलहाल इतना ज़रूर है कि शायद नगर निगम चुनावों में करतार सिंह भड़ाना का हस्तक्षेप इतना ना हो, लेकिन लोकसभा और खासकर हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं 2 साल बाद, उसके लिए ये इन्होंने अभी से बिगुल बजा दिया। और वो भी केवल एक विधायक के पद के लिए नहीं, एक विधानसभा के लिए नहीं, लेकिन एक घटक दल के रूप में अपनी जगह बनाने के रूप में, ताकि बड़े स्तर पर प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदारी हो सके। उसी के लिए ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ तक हमें लगता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमसे साझा अपने विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा कार्यक्रम बनाने का फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एक जो बात और समझ में आती है वो ये आती है कि जो 17 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, उसके बहुत सारे बिंदु अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी से सीधा टक्कर खाते हैं। 300 यूनिट बिजली का फ्री होना, 1 लाख रुपए घर की आय बनाना, स्वास्थ्य, स्कूल, किसानों के लिए इस तरह की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, अस्पताल बनाने और स्कूलों को जो है अपग्रेड करना, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देना, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो उन्होंने बताए हैं, जो उसी नीति पर हैं जो आम आदमी पार्टी की घर बिठाकर फ्री देने की नीति है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी जो जनाधार बनाने के चक्कर में है फरीदाबाद में और हरियाणा में, उसको टक्कर देने के लिए इन्होंने ये अपना एक दल बनाया या 17 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने जा रहे हैं। ये फैसला तो खैर जनता करेगी, लोग समझेंगे इस बात को, लेकिन ये हमारी एक खुद की एक हमारी समझ है। हो सकता है मेरी समझ गलत हो, परंतु इतना तो तय है, आने वाले समय में यदि करतार भड़ाना अपने 17 सूत्रीय कार्यक्रम को जनमानस तक पहुंचाने में और उनको समझाने में कामयाब अगर होते हैं तो ये बात तय है कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी हलचल होनी तय है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। और मेरा कार्यक्रम ये आपको कैसा लगा, अगर इसमें कोई त्रुटि नज़र आई है, कोई कमी नज़र आई है, जो कि कमियों से ही इंसान सीखता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कृपया मुझे बताएं, ताकि अगला जो मैं कार्यक्रम बनाऊं किसी भी विषय को लेकर, तो मैं उसमें उन कमियों को ज़रूर सुधार सकूं। साथ ही साथ ये जो मैंने आज पहला आपको कार्यक्रम बनाकर मैं दे रहा हूं, ये मैं इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आप यदि आज जैसे मैंने एक दिमाग में मेरे विचार ये आया था कि आज लगभग 100 से अधिक पत्रकार यहाँ एक ही कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और ये सब पर ये चलने वाली है, तो आप सब सारी चीज़ें छोड़कर केवल एक ही कार्यक्रम को तो शायद देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें जो कुछ खास बातें हैं, खास बिंदु हैं, उन पर अगर हम विचार विमर्श करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने सारे पत्रकारों ने आखिर क्यों कवर की, क्या कारण रहा। कारण यही था कि करतार भड़ाना जी ने जो आज कार्यक्रम किया वो किसी एक क्षेत्र के ऊपर नहीं किया, किसी एक विधानसभा के ऊपर नहीं किया, पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के ऊपर किया। और ऐसे कार्यक्रम कभी कभी होते हैं और कभी कभी ऐसे लोग निकल करके आते हैं जो इतना बड़ा मादा रखते हैं, जो इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, खैर हो सकता है कि उपमा गलत हो, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने जब अपना तलक अलग बनाया था चाबी लेकर के जेजेपी, तो शुरुआत में सभी ने ये कहा था
कि जेजेपी अपना आधार नहीं बना पाएगी, क्योंकि इनेलो पहले से ही स्थापित बहुत पुरानी इकाई है और देवीलाल जी के पूरे परिवार का उसी के जो है नाम से चल रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने सबको धता बताते हुए जेजेपी की पहचान बनाई, ना केवल पहचान बनाई बल्कि सीटें भी आईं, और यहाँ तक कि उन्होंने जो है हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई और आज उप मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कहाँ किसकी नीति कामयाब हो जाए, कब कौन कहाँ किस सूत्र से सरकार का सहयोगी बन जाए या सरकार में आ जाए, लेकिन उसके लिए सोच बड़ी होनी चाहिए, जो यहाँ आज हमने देखी। आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर इस तरह के कार्यक्रम आप चाहते हैं मैं और भी विषयों पर बनाऊं, केवल एक राजनीति का ही विषय नहीं रहेगा, फरीदाबाद से देश से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं जो निरंतर हम सामना कर रहे हैं, जिनका उन सभी पर हम एक एक करके अपनी बातें रखेंगे, विचार रखेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम अगली किसी घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए आप मीडिया वॉइस के साथ। मैं जीत हरसाना, धन्यवाद, शुभ रात्रि।